हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज का जो ये एपिसोड है ये बेहद ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको भारत के एक ऐसे रियल हीरो, एक ऐसे रियल वॉरियर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अदम्य साहस, वीरता और देशभक्ति की एक जीती जागती मिसाल है, जिनके बारे में जानने के बाद आपका न केवल इनके प्रति सम्मान और भी बढ़ जाएगा, बल्कि आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट जो भारत की ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल होकर इस देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उनके अंदर का जो एक जोश है वो एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। आज हम आपको जिस रियल हीरो के बारे में बताने जा रहे हैं उनका नाम है मेजर प्रदीप शौर्य आर्य। और जिन्होंने इनके बारे में पहले नहीं सुना है उनके माइंड में फिलहाल अभी यही आ रहा होगा कि मेजर प्रदीप रेगुलर इंडियन आर्मी के ही एक ऑफिसर हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये कहूं कि मेजर प्रदीप रेगुलर इंडियन आर्मी का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो एक सिविल सर्वेंट है और उनका नाता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है। अभी सस्पेंस को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं और सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो मेजर प्रदीप शौर्य आर्य एक सिविल सर्वेंट है और इसी के साथ वे रेगुलर इंडियन आर्मी के बाद सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस माने जाने वाली भारत की टेरिटोरियल आर्मी के एक ऑफिसर भी हैं। और मेजर प्रदीप इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी कि भारत के पहले IRS ऑफिसर हैं जिन्हें थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। और अगर मेजर प्रदीप शौर्य आर्य की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना हो तो हम तो यही कहेंगे कि वे एक अदम्य साहस, वीरता, एक बेहतरीन कॉम्बैट लीडरशिप और देशभक्ति की एक जीती जागती मिसाल हैं। और मेजर प्रदीप शौर्य आर्य की अचीवमेंट से इतनी है कि उन्हें अलग से कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत भी नहीं है। और जिस सफल ऑपरेशन के लिए उन्हें भारत के थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, उसी ऑपरेशन के बारे में हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे। और मेजर प्रदीप के इस खास ऑपरेशन के बारे में लिफ्ट फाउंडर शिव अरोर और राहुल सिंह द्वारा लिखी गई बेहद ही फेमस बुक इंडियाज मोस्ट फियरलेस पार्ट 2 में भी कवर किया गया है। और पर्सनली हमने आपको पहले भी रिकमेंड किया है और आज भी रिकमेंड करेंगे कि अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आपको इंडियाज मोस्ट फियरलेस नाम की इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। और इस बुक के दोनों ही पार्ट अमेजोन पर उपलब्ध हैं। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बल्कि ये हमारी तरफ से आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए एक पर्सनल रिकमेंडेशन है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सिविल सर्वेंट से टेरिटोरियल आर्मी तक का इनका सफर कैसे शुरू हुआ। तो मेजर प्रदीप 2004 बैच के IRS ऑफिसर हैं, लेकिन इंडियन मिलिट्री की यूनिफॉर्म के प्रति जो उनका लगाव था, इस लगाव के चलते ही उन्होंने फैसला लिया कि वे टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करेंगे। टेरिटोरियल आर्मी जो कि रेगुलर इंडियन आर्मी के बाद भारत की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मानी जाती है। और इसके लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप गेनफुली एम्प्लॉयड हो, यानी कि रेगुलर इंडियन आर्मी की तरह कोई करियर ऑप्शन नहीं है, बल्कि इसका फायदा यह है कि आप अपनी सिविल जॉब करते हुए भी इंडियन आर्मी में कुछ समय के लिए एक ऑफिसर के तौर पर अपनी सर्विस दे सकते हैं। तो बस इसी तरह सन 2009 में मेजर प्रदीप लेफ्टिनेंट के तौर पर भारत की एयरबॉर्न और स्पेशल फोर्सेज रेजिमेंट, जिसे हम पैराशूट रेजिमेंट के नाम से जानते हैं, इसकी टेरिटोरियल आर्मी वाली 106 इन्फेंट्री बटालियन में कमीशन हुए। और जो ये 106 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी है, इसे बेंगलुरु टेरियर्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये पैराशूट रेजिमेंट की 4th बटालियन जो कि स्पेशल फोर्सेज बटालियन है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में 4 पैरा SF कहते हैं, उससे भी ये अटैच्ड है। और इस तरह टेरिटोरियल आर्मी के माध्यम से इनडायरेक्टली मेजर प्रदीप पैराशूट रेजिमेंट का भी हिस्सा बने। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि टेरिटोरियल आर्मी को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक साल में कम से कम 2 महीने के लिए इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस देनी होती है। और अगर आपकी सिविल जॉब आपको अलाउ करती है तो आप 2 महीने से अधिक समय के लिए भी इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस दे सकते हैं। और सन 2009 में टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन होने के बाद फिर वे हर साल इंडियन आर्मी में कुछ समय के लिए अपनी सर्विस देने जाते थे। और फिर बाद में उन्होंने पैरा स्पेशल फोर्स के 3 महीने वाले रिगरस ट्रेनिंग कोर्स को भी सफलतापूर्वक कंप्लीट किया था, और जिसके चलते वे टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के तौर पर भारत की पैरा स्पेशल फोर्सेस का भी हिस्सा बने। और फिर समय आया मई 2017 का, और ये ऐसे साल का ऐसा महीना था जो मेजर प्रदीप शौर्य आर्य के मिलिट्री करियर में एक नया अध्याय जोड़ने वाला था। और इससे ठीक 9 महीना पहले ही भारत की पैरा स्पेशल फोर्सेस ने POK में घुसकर वहां मौजूद आतंकी लॉन्च पैड को तबाह करके एक सफल सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। तो मई 2017 में मेजर प्रदीप को एक टेलीफोन कॉल आता है, और एक कॉल होता है उनके कमांडिंग ऑफिसर का, और जिसमें उन्हें तुरंत ही जम्मू कश्मीर में मौजूद उनकी यूनिट को रिपोर्ट करने का आदेश मिलता है। तो बस फिर क्या था, मेजर प्रदीप जो कि उस समय कैप्टन रैंक पर थे, वे तुरंत ही बिना कोई समय गवाए अपने निकलने की तैयारी करना शुरू करते हैं। और जब वे जम्मू कश्मीर में अपने बेस पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें बताया जाता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि कुछ आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। लेकिन उस समय तक ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं था कि ये घुसपैठ कब, कहां और कितने बजे होगी। और इसीलिए कैप्टन प्रदीप को जिम्मेदारी दी जाती है
कि वे सभी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पता लगाएं कि ये घुसपैठ कब, कहां और किस समय होगी। और बस कैप्टन प्रदीप आदेश मिलते ही अपने काम में लग जाते हैं और फिर कैप्टन प्रदीप इंटेलिजेंस, कुछ मौजूदा सोर्सेज और अपने इन्फॉर्मर्स से मिली जानकारी के आधार पर इस कंक्लूजन पर निकलते हैं कि जो ये घुसपैठ है ये 27 या फिर 28 मई को उरी सेक्टर में एलओसी के पास 19 इन्फेंट्री डिवीजन के चाबुक एरिया में हो सकती है। और कैप्टन प्रदीप को ये भी जानकारी मिली थी कि इस घुसपैठ में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शामिल होंगे। और फिर बस क्या था, सूचना कंफर्म होते ही हमारे शेरों ने शिकार करने की तैयारी करना शुरू किया और ये तैयारी ऑपरेशन से 8 दिनों पहले ही शुरू हो चुकी थी। और इस ऑपरेशन के लिए 3 स्क्वाड को ट्रेन किया गया और जबकि 2 स्क्वाड बैकअप के तौर पर भी रखी गई थी। और कैप्टन प्रदीप ने अपने साथियों के साथ पहले से ही संभावित घुसपैठ वाले क्षेत्र के पास नजर रखना स्टार्ट कर दिया था। और फिर 28 मई 2017 की रात, जहां से आतंकियों की घुसपैठ होने की सबसे अधिक संभावना थी, वहीं पे सीमा पार से इस तरफ आतंकियों को आते हुए स्पॉट किया गया। और उस दिन करीब 6 आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर एलओसी पार करके भारत की तरफ आने की कोशिश में थे। लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कैप्टन प्रदीप अपने साथियों के साथ उनके स्वागत के लिए इस तरफ पूरे तैयार थे। और क्या आप जानते हैं कि कैप्टन प्रदीप को इस तरह के कॉम्बैट ऑपरेशन का कोई ज्यादा अनुभव नहीं था, बल्कि इस तरह के ऑपरेशन में जाते हुए उन्हें करीब 3 साल का ही समय हुआ था। लेकिन वो एक बात कहते थे कि पैरा ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने सीखा है कि सभी तरह की लिमिट केवल हमारे दिमाग में होती हैं। और 28 मई 2017 की रात वही थी जिस दिन कैप्टन प्रदीप अपनी सारी लिमिट को तोड़कर आगे निकल गए और इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, जिसमें हमारी तरफ एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई थी। और जबकि 6 के 6 आतंकी जो घुसपैठ करने की कोशिश में थे, उन्हें वहीं पर ढेर कर दिया गया। और आपको ये ऑपरेशन सुनने में जितना सिंपल सा लग रहा होगा, असल में वो इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि जिस दिन ये ऑपरेशन हुआ उस दिन ना तो मौसम की स्थिति ज्यादा अच्छी थी और ना ही वो जगह ऐसी थी जहाँ पे कैप्टन प्रदीप और उनके साथियों को आतंकियों के ऊपर कोई खास एडवांटेज मिलता। और वहाँ पे चारों तरफ लैंड माइंस का खतरा भी बना हुआ था, यानी कि कैप्टन प्रदीप और उनके साथी खुलकर इधर उधर मूव नहीं कर सकते थे। उन्हें बहुत सावधानी पूर्वक अपनी पोजीशन को बदलना पड़ रहा था, जबकि आतंकियों के पास कैप्टन प्रदीप और उनके साथियों की तुलना में ज्यादा एडवांटेज था। और जिस समय ऑपरेशन चल रहा था उस समय एक स्थिति ऐसी भी आई थी जब कैप्टन प्रदीप के एक साथी पर काफी हैवी फायर आ रहा था और फिर उस समय कैप्टन प्रदीप ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने साथी की जान को बचाना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि कैप्टन प्रदीप का कहना था कि मैं चाहे दर्जन भर आतंकियों को मार दूं, लेकिन मैंने अपनी कमांड के अंदर अपने एक सिंगल सोल्जर को भी खो दिया तो फिर ये मिशन कुछ और नहीं बल्कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा फेलियर होगा। और इस बात का जिक्र इंडियाज मोस्ट फेयरलेस पार्ट 2 वाली बुक में किया गया है। इसलिए हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको इस ऑपरेशन के बारे में बिल्कुल डिटेल में, यानी कि एक एक बारीकी के बारे में जानना है, तो आप इंडियाज मोस्ट फेयरलेस पार्ट 2 वाली बुक को कंसिडर जरूर करें। और इंडियन आर्मी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो ऑपरेशन है ये 28 मई की रात करीब 10:30 बजे हुआ था और घना अंधेरा और जंगल का फायदा उठाकर आतंकी निकल ना जाए, तो इसके लिए ऑफिसर ने जो प्री एमिनेंट वैलर दिखाते हुए उन आतंकियों को आगे बढ़कर इंटरसेप्ट करने का फैसला लिया, वो उनके इस हीरोइक इनिशिएटिव और इंस्पिरेशनल कॉम्बैट लीडरशिप को दर्शाता है। और उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकियों को सीधे इंटरसेप्ट करके उनका सफाया कर दिया। और कैप्टन प्रदीप, जो कि अब मेजर हैं, और मेजर प्रदीप के इसी अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें 3rd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया था कि वे अपनी सिविल सर्वेंट वाली लाइफ और टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर वाली लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं और इसमें सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए कौन सी होती है, तो मेजर प्रदीप का जवाब ये था कि जब भी मैं वहां जाता हूं मुझे खुद से कहना पड़ता है कि मैं IRS ऑफिसर नहीं हूं, क्योंकि अगर आप वहां पर अपनी हैसियत और अपने अहंकार के साथ वहां जाते हैं तो वहां के सोल्जर्स आपका कभी भी सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो उनका नेतृत्व करे, जो उनके लिए अपने जीवन का बलिदान देने से भी पीछे ना हटे और इसके बदले में वे खुद अपने जीवन का बलिदान आपके लिए दे देंगे। और क्या आप जानते हैं कि मेजर प्रदीप को सन 2013 में कर्नाटक और नागालैंड के चुनाव में एक बड़ी मात्रा में काला धन जब्त करने के लिए भी राष्ट्रपति की तरफ से राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को तोड़ने के लिए उनको इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से प्रशंसा पत्र भी दिया गया है। और मेजर प्रदीप के अंदर वीरता, साहस और देशभक्ति की जो भावना है उसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं। अगर वे चाहते तो वे अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अपनी सिविल सर्विस जॉब के साथ भी आगे अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन किया और न केवल टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुए बल्कि भारत की एलिट स्पेशल फोर्सेस यूनिट का हिस्सा बनकर कॉम्बैट ऑपरेशन में भी भाग लिया। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मेजर प्रदीप शौर्य आर्य की जो लाइफ स्टोरी है वो हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और उनकी जो ये लाइन है कि जो लिमिट्स होती हैं वो केवल हमारे दिमाग में होती हैं, अगर आप इस लाइन की गहराई को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप करना चाहें और आप कर ना सकें।